दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसीजर में अगर हम एमए हिस्ट्री के एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर फोकस करें, उससे पहले आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में गए होंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर वाले प्लेलिस्ट में जाकर आपने ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख रखा होगा। तो इसमें मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बेसिक क्राइटेरिया एडमिशन का क्या होता है उस बात को समझाया है। उसी बात को संक्षेप में एमए हिस्ट्री के संदर्भ में समझें तो मान लीजिए डीयू से हिस्ट्री में एमए करने के लिए अगर टोटल 320 सीट्स हों तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, इन सीटों को जो है दो भाग में बांट देती है। तो इसका अगर हम हाफ कर दें, 50% कर दें, तो इधर हो जाएगा 160 320 का और इधर हो जाएगा 160। तो कोई भी बच्चा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर रखा है, तो वो बच्चा इस 160 वाले सीट पर सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पर ही एडमिशन ले सकता है कि उसका मेरिट अच्छा है, उसके परसेंटेज अच्छे आए हैं, तो इस 160 सीट पर वो सिर्फ अपना मेरिट के बेसिस पर फॉर्म भरेगा और वो एलिजिबल हो जाएगा एडमिशन के लिए। लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी का बच्चा कोई दूसरे जगह से कोई अपना ग्रेजुएशन करके आता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो एमए हिस्ट्री के प्रोग्राम में एनरोल करना चाहता है, तो उसको 160 सीट्स पर बाकी के जो 160 सीट हैं उस पे उसको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो डीयू का बच्चा है उसके लिए एडवांटेज ये है कि वो इस 160 सीट पर मेरिट के बेसिस पर एडमिशन तो ले ही सकता है। अगर उसके मार्क्स कम हो और वो मेरिट में नहीं आ पा रहा है तो वो एंट्रेंस वाला भी एग्जाम दे सकता है और यहीं पर डीयू का एग्जिस्टिंग स्टूडेंट एक अपर एज पर आ जाता है। तो इन्हीं बातों को हम डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। दिल्ली बैट्स की एसोसिएट और एस्पायरिंग जर्नलिस्ट आर्या गुप्ता मैम ने यूपीएससी टॉपर ईरा सिंघल मैम का इंटरव्यू किया था, एंड आईएएस ऑफिसर कनन गोपीनाथन, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। जो भी लड़के हायर सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन इंटरव्यूज का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो डिटेल में समझते हुए, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी बच्चा जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उसके लिए 50% सीट्स रिजर्व हैं सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेसिस पर, और कोई भी जो दूसरे यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेगा उसको बाकी के 50% सीट्स पर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम ही मोड ऑफ एडमिशन है। और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए ये दोनों ऑप्शन ओपन है कि वो मेरिट से भी आ सकता है और एंट्रेंस से भी आ सकता है। डिटेल में देख लेते हैं। डीयू के वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जिनका एडमिशन मेरिट पर होना है, जो मेरिट बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं, उनका सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि उनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो ऑनर्स की होनी चाहिए हिस्ट्री में, बीए प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ किसी बच्चे ने बीए ऑनर्स कर रखा हो हिस्ट्री में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तभी वो मेरिट वाली सीट पर, जहां मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होगा, उस कैटेगरी में वो अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज सभी कैंडिडेट्स को बाकी के एंट्रेंस एग्जाम दे के आना है। इसीलिए आप देखेंगे एंट्रेंस एग्जाम वाले कॉलम में सबसे पहला ही ये दे रहा है कि अगर किसी बच्चे के, मान लीजिए ऑनर्स से अप्लाई करने के लिए भी मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, कि अगर आप बीए ऑनर्स किए हैं हिस्ट्री में तो उसमें भी मिनिमम 60% होना चाहिए। अगर 60% नहीं है तो वो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम से आएगा और उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी हो जाएगी फिर 50% अप्लाई करने के लिए। वही कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से रहेगा तो उसकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी 60%। फिर उसके बाद देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने डीयू से बीए प्रोग्राम कर रखा है, तो बीए प्रोग्राम जो हिस्ट्री में कर रखे हैं, जो रेगुलर नॉर्मल बीए होता है, उसके तहत आप मेरिट में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, फिर एंट्रेंस के बेसिस पर ही आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्राइटेरिया है उनके लिए 55% मार्क्स। और फिर कोई और बीए प्रोग्राम कर रखा है, या मान लीजिए हिस्ट्री से आपने बीए प्रोग्राम नहीं किया है, आप किसी और डोमेन से किए हैं, अब आप आगे हायर स्टडीज़ के लिए आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए 60% हो जाएगा। फिर अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपने बीए प्रोग्राम किया है तो 60% हो जाएगा। फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ किया है बीकॉम, बीएससी, तो फिर 60% हो जाएगा। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मास्टर्स के बाद आते हैं, तो 60% क्राइटेरिया है। एमएससी एमकॉम वालों के लिए 55% है, जिन्होंने ह्यूमैनिटीज में मास्टर्स वगैरह कर रखा हो। फिर देखेंगे बीए ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो 55% क्राइटेरिया है। फिर देखेंगे कि ऑनर्स की डिग्री ले रखा हो हिस्ट्री को छोड़ के किसी भी और सब्जेक्ट में,
तो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए 60% है। ध्यान रहे ये सारे परसेंटेज क्राइटेरियाज जो दिए गए हैं ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हैं। कोई भी बच्चा अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको 10% का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 60 का 10% कर देंगे तो हो गया 6, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका 54। तो जहां जहां 60 लिखा है कोई ओबीसी का बच्चा है तो वो 10% घटा ले, उसके लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगी 54। जहां जहां 55 लिखा है उसका आप 10% कर लेंगे तो हो जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50, क्योंकि 55 का 10% हो गया 5, 55 में से 5 घटाएंगे तो आप 50 हो जाएगा। तो ओबीसी के लिए यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी कम हो जाएगी, 50%, 54%। उसी तरह जो और रिस्पेक्टिव कैटेगरीज हैं एससी एसटी उनको भी इसी तरह रिलैक्सेशन है कि उनका उस सब्जेक्ट में केवल उस यूनिवर्सिटी से पासिंग मार्क्स होना चाहिए तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। मेरी जो व्हाट्सएप और कंटेंट हैंडलर हैं वो मुझे बता रहे थे कि कुछ बच्चों के एमए हिस्ट्री के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है, कहीं पर मतलब किसी वीडियो या किसी ऑनलाइन पेज वगैरह बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब है 55% और ये 60%। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए वो लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, वो सिर्फ आपको वीडियो बना के दे देते हैं। तो है क्या ना, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बहुत पहले थे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस बार परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो घटाया गया है। ये सब पुराने हैं, बहुत पुराने हैं क्राइटेरिया हैं ये सब। फॉर एग्जाम्पल ये 55% देखिए बीए ऑनर्स में था, तो यहाँ पर अभी 50% क्राइटेरिया है जनरल कैंडिडेट के लिए भी। तो ये आपको नहीं ध्यान देना है, कहीं भी आप देख रहे हैं तो ये आपको नहीं देखना है। तो ये है डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख के स्वयं भी जज कर सकते हैं। अगर कहीं पर ये एहसास हो कि आप एलिजिबल नहीं हैं तो प्लीज़ क्वालिफिकेशन के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती मत करिएगा, क्योंकि काउंसलिंग के वक्त एक एक डॉक्यूमेंट डिटेल में चेक होता है और आप एलिजिबल नहीं होंगे तो लास्ट मोमेंट में भी यूनिवर्सिटी आपको बाहर कर देगी और जो भी वेटिंग कैंडिडेट होगा उसका नाम नेक्स्ट लिस्ट में आ जाएगा और उसको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स एमए हिस्ट्री में 320 सीट्स हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था 50% कर दिया जाता है, तो 320 का हाफ कर देंगे, 160 सीट हो गया आपका एंट्रेंस के बेसिस पर और दूसरा 160 सीट हो गया मेरिट के बेसिस पर। अब इसमें कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर दिया गया है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए एंट्रेंस के बेसिस पर टोटल है 81 सीट्स और मेरिट के बेसिस पर है 81 सीट और टोटल 160 आप सम अप करेंगे तो 320 हो जाएगा। बाकी बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन है कि सर क्या एमए हिस्ट्री में इंटरव्यू होता है? नहीं, बहुत पहले यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू होता था, अब कुछ गिने चुने लिमिटेड कोर्स रह गए हैं जिसमें इंटरव्यू होता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे एमए हिस्ट्री में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, पूरा का पूरा सिलेक्शन मेरिट या एंट्रेंस के बेसिस पर ही होगा। बाकी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में गिनती के सिर्फ और सिर्फ 5 कोर्सेज ही ऐसे होते हैं जिसका आप डिस्टेंस लर्निंग से प्राइवेट में कह लीजिए या ओपन मोड कह लीजिए, इन 5 कोर्सेज में ही आप डिग्री ले सकते हैं। तो वो एसओएल के अंडर में आता है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एमए हिस्ट्री इसमें है, तो इसका ये मतलब हो गया कि आप एमए हिस्ट्री में ओपन लर्निंग से भी घर बैठे बैठे डिस्टेंस मोड से डिग्री ले सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा अगर डिस्टेंस से डिग्री लेता है तो जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं सबका एडमिशन हो जाता है। तो क्या डीयू में भी ऐसा होगा कि इन 5 कोर्सेज में या कह लीजिए आपके कोर्स में एमए हिस्ट्री में कोई बच्चा फॉर्म भरे और काउंसलिंग के वक्त वो एसओएल चूज कर ले तो क्या जितने बच्चे एसओएल चूज करेंगे सबका एडमिशन हो जाएगा? नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी डिस्टेंस से मास्टर्स में बता रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएशन में एसओएल से कोई डिग्री ले रहा है तो अंडर ग्रेजुएशन में जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं सबका एडमिशन हो जाता है। लेकिन मास्टर्स में ऐसा नहीं होता है। एक कॉमन पेपर होता है जिसको सभी बच्चे देते हैं, कोई बच्चा रेगुलर से कर रहा है या एसओएल से कर रहा है या आगे मैं अभी एनसीडब्ल्यूईबी समझाऊंगा तो कोई एनसीडब्ल्यूईबी से कर रहा है, तो सब के सब एक कॉमन पेपर देते हैं। ठीक है, सेम पेपर आएगा, पेपर आप दे लेंगे तो आपका जैसा नंबर रहेगा काउंसलिंग के वक्त आप अपनी प्रायोरिटी भर दीजिएगा। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा हो कि एंट्रेंस एग्जाम में वो टॉप कर जाए, उसके बाद भी वो कह रहा है कि नहीं मुझे डिग्री घर बैठे बैठे चाहिए, डिस्टेंस मोड से मुझे अपना डिग्री चाहिए, एसओएल से चाहिए, ओपन लर्निंग से चाहिए, प्राइवेट में चाहिए, वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है, तो वो सबसे पहले टॉप में अपना काउंसलिंग में एसओएल भर देगा। कोई एनसीडब्ल्यूईबी कहते हैं एनसीडब्ल्यूईबी भर देगा, उसके बाद अपने रेगुलर कॉलेजेस आप भरना।
लेकिन 99% केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों को रेगुलर में ही एडमिशन लेना होता है, तभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए हिस्ट्री के प्रोग्राम में एनरोल करते हैं। तो एनसीडब्ल्यूईबी क्या है? देखिए, कोई भी ऐसी लड़की सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही ये है जो कि एनसीटी दिल्ली की रेजिडेंस है, सिर्फ दिल्ली नहीं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली एनसीआर जो पूरा होता है, कोई भी लड़की अगर यहाँ की रेजिडेंट है जिसके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या कोई भी और ऐसा प्रूफ हो जिससे कि पता चले कि वो एनसीटी दिल्ली, एनसीआर दिल्ली की रेजिडेंट है, तो उसके लिए टोटल 12 कोर्सेज और होते हैं जहाँ पर एनसीडब्ल्यूईबी में ऐसी लड़कियों के लिए जो दिल्ली एनसीआर के लिए होती है उनके लिए सीट रिजर्व है। तो आप देख पाएंगे कि एमए हिस्ट्री इसमें है, यानी कि एमए हिस्ट्री में एनसीआर की लड़कियों के लिए 112 सीटें अलग से भी हैं। तो फिर सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लागू होगा। कोई बच्ची जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कोई लड़की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के है जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना अंडर ग्रेजुएशन ऑनर्स में कर रखा है, तो 56 सीट्स पर वो मेरिट के बेसिस पर एडमिशन ले सकती है। बाकी की कोई और लड़की जो दिल्ली और एनसीआर की हो जिसने दूसरे यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया हो, तो वो एंट्रेंस के लिए 56 सीट्स पर गर्ल्स कोटे के तहत एलिजिबल हो जाती है। बाकी का यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको हायर सर्विसेज की तैयारी करनी होती है, तो वो क्या सोचते हैं कि चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए कर लेते हैं, उसके बाद तैयारी करेंगे। तो ये मैं बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप एमए के कोर्स में एनरोल्ड हैं तो रेगुलर बेसिस पर रिगरस लाइन पर एकदम क्लासेस रेगुलरली चलती हैं और आपको क्लास करना ही करना है। इसके साथ साथ आप प्रिपरेशन का टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा कुछ चल रहा है तो प्लीज़ किसी भी डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन इग्नू वगैरह से आप एनरोल करिए, ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से। पेपर स्ट्रक्चर को लेकर किसी भी पीजी कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोई हार्ड एंड फास्ट सिलेबस नहीं डिजाइन कर रखा है कि हम यहीं से पूछेंगे। उसका मानना है कि अगर आपने हिस्ट्री में बीए कर रखा है, ऑनर्स कर रखा है और आप हिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो मिनिमम हिस्ट्री का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो वही बात लिखी हुई है कि एक कॉमन एंट्रेंस पेपर आएगा, आपको किसी भी कोटे से एडमिशन लेना हो, ओपन लर्निंग में, एनसीडब्ल्यूईबी में, या आप एक रेगुलर कैंडिडेट हैं तो एक कॉमन पेपर आएगा, सब के सब बच्चे कॉमन एग्जाम देंगे। बाद में आपके मार्क्स के हिसाब से आपकी मेरिट बना दी जाएगी। टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि पेपर में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होता है। तो हम मार्क्स पे नहीं जाएंगे, मेन क्राइटेरिया यह है कि टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव मोड में एग्जाम ऑनलाइन होगा और पिछले 2 साल के जो ऑनलाइन एग्जाम के पेपर हुए थे, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कैसे परचेज करना है उसका डिटेल मेरे इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया गया होगा। और आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि टोटल 320 सीट्स हैं, तो उसमें भी एंट्रेंस एग्जाम पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 81 सीट्स ही हैं। तो कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको ये है कि नहीं, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पीजी हिस्ट्री करना है और उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बहुत मतलब मन है या इंटरेस्टेड है, तो आप दिल्ली बाइट्स की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो पेड मेंबरशिप लेने के लिए आपको DUPG हिस्ट्री 601 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा और फिर 601 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। ध्यान रहे, आप ये कोड लिखकर अगर मैसेज नहीं करेंगे तो आपको कोई रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि सिंस मेरी व्हाट्सएप हैंडलर है, अगर वो कोड नहीं देखेंगी तो आपको पेमेंट का लिंक नहीं सेंड करेंगी और वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगी। तो आप व्हाट्सएप करिएगा तो आपको ये कोड लिख के ही व्हाट्सएप करना है। अब सवाल है कि इसमें मैं करता क्या हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक तरह से कह लीजिए ये मेरा ट्यूशन फीस है आपके को प्रिपरेशन कराने के लिए। बहुत पहले आई थिंक 2016 में शायद मैंने दिया था, तो मेरी 3rd रैंक आई थी। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी का जो पेपर आता है ना वो इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि बहुत अब इजी का भी क्या है कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस इजी हैं या पेपर इजी आ भी गया तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। सिर्फ मतलब गिनती की 160 सीटें हैं, उसमें से भी 81 सीट्स ही केवल जनरल कैंडिडेट के एंट्रेंस बेसिस पर हैं। तो कंपटीशन जो है मल्टीपल टाइम्स टफ हो गया। तो ये एक तरह का मेरा ट्यूशन फीस है। इसमें मैं आपको क्या करता हूँ, पूरा एक एक चीज़ जो है ढंग से मैं प्रिपेयर कराऊंगा। प्रिपेयर भी मैं क्या कराता हूँ, मैं आपको बुक्स बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा कि कितना आपका सिलेबस है, कि सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है और आपको परेशान नहीं होना है कि आप दुनिया भर की किताबें पढ़ रहे हो और आप एग्जाम देने गए उसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं रहा है। क्योंकि मान लीजिए आपने हिस्ट्री में ऑनर्स की भी डिग्री ले रखी है ना, तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन पूछ दूं तो बताने में आपको कठिनाई होगी, या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको सहसा ये एहसास होगा कि वो क्वेश्चंस इतने इजीली हो नहीं रहे हैं, या फिर यूनिवर्सिटी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए 601 रुपीज़ के पेमेंट पे किसी बच्चे को ये इशू हो कि कोई पेमेंट फ्रॉड हो जाए, मान लीजिए मैं उस बच्चे को कॉल पर अटेंड ना करूँ
या फिर ये एग्जैक्टली मैं मेंबरशिप में करता क्या हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ की एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ 2 जो है वीडियो लेक्चर हैं जेआरएफ के मेंबरशिप के डिटेल्स के रिगार्डिंग, फिर एफएक्यू है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, पेमेंट के रिगार्डिंग मैं प्रिपरेशन कैसे कराता हूँ, कितना टाइम देता हूँ। तो सेम चीज़ आप लोगों पर भी लागू होगा। सिंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए हिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग आने वाले हैं, तो इसलिए उसके मेंबरशिप के रिगार्डिंग बहुत डिटेल में मैंने कुछ नहीं समझा रखा है। तो ये मेंबरशिप के रिगार्डिंग डिटेल में समझने के लिए आप इन दोनों वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। और आप लोगों में से कोई भी बच्चा फ्यूचर में हिस्ट्री से एमए करता है, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट मयंक शुक्ला, ही हैड क्वालिफाइड नेट जेआरएफ फ्रॉम हिस्ट्री, उसका भी इंटरव्यू लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं आने वाले समय में कि अगर आपको नेट जेआरएफ का एमए हिस्ट्री से प्रिपरेशन करना है तो कैसे करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और हिस्ट्री की वीडियो लेक्चर के अपडेट्स के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ सकते हैं। मार्केट में सभी पब्लिशिंग हाउसेस पर इग्नू के मेरे एमए हिस्ट्री के सॉल्व्ड असाइनमेंट्स आते हैं। किसी भी पब्लिशिंग हाउस से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर दिल्ली बाइट्स का जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सएप हैंडलर से कॉन्टैक्ट करके भी इग्नू के सभी असाइनमेंट्स परचेज कर सकते हैं। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।